दे आर हैविंग द हायर एज ग्रुप पीपल आर मोर, तो हम ये कहते हैं दे आर द ओल्डर कंट्रीज एंड इंडिया इज मोर यंगर कंट्री बिकॉज हमारे पास जवानों की संख्या ज्यादा है बूढ़े लोगों से ज्यादा, ठीक। लेकिन और जो कंट्रीज है जिसमें पॉपुलेशन कम है, बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है, उन कंडीशंस में लॉस ऑफ वर्किंग आवर्स आर क्वाइट अलार्मिंग, और उसमें लोगों को उनको जरूरत है। तो हमसे ज्यादा मर्म चिकित्सा की जरूरत किसको है? अमेरिका को है, फ्रांस को है, रूस को है, एंड द अदर कंट्रीज विच आर हैविंग मोर एल्डरली पीपल आर इन दोज कंट्रीज दे मस्ट नीड द मर्मर थेरेपी, तो उनके लिए भी जरूरत है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ पेन, क्यों दर्द होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ये आप यदि समझ जाएंगे कि दर्द क्यों होता है और जो दर्द होता है तो इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो व्हाट हैपेंस इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्या होता है? एक डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्टिलेज होती है, साइमल्टेनियसली देयर इज वीकनिंग ऑफ द मसल टेंडन एंड द लिगामेंट, ये मसल्स वीक होने लगती है, लिगामेंट वीक होने लगते हैं, और हाइपरटोनिक मस्कुलर स्पाज्म होते हैं, मसल्स में क्रैम्प होते हैं, स्पाज्म में जाएगा, और जब भी इरिटेशन होती है तो उससे जहां इंसेप्शन हो रही है यदि वहां पे कोई इरिटेशन तो स्पाज्म होता है, तो हाइपरटोनिक मस्कुलर स्पाज्म होता है एंड इट इज द कॉज ऑफ द पेन। इट इज बर्साइटिस, बर्सा अंदर बर्साइटिस हो सकती है। साइनोवाइटिस इज ऑल्सो देयर, साइनोविल, द इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनोविल मेम्ब्रेन, एंड देयर इज थिकनिंग ऑफ इंट्राआर्टिकुलर कैप्सूल, जो कैप्सूल होता है अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, एंड सबकॉन्डल बोन डिजनरेशन, जो कार्टिलेज, कॉन्ड्रल भी कार्टिलेज, कार्टिलेज के जो नीचे बोन होती है उसमें डिजनरेशन होने लगता है धीमे धीमे, एंड देयर इज मैकेनिकल स्ट्रेचिंग ऑफ द टेंडन्स ओवर द ऑस्टियोफाइट। ऑस्टियोफाइट का मतलब जहां हड्डी बढ़ जाती है जिसको कहते हैं हड्डी बढ़ना, उसके ऊपर जो टेंडन होते हैं उनके खींचते हैं। यदि किसी के नीचे, जैसे आपने कभी देखा होगा पैर में एक कैल्केनियल स्तर होता है, जिन लोगों को सुबह उठते ही पैर में दर्द होता है, भयंकर दर्द होता है, देयर इज सीवियर पेन ऑन हील, इसके अंदर दर्द होता, तो जैसे ही बिस्तर से उठते हैं वैसे ही कोई सुई जैसी चुभने लगती है, तो उसमें क्या होती है, एक हड्डी बढ़ जाती है, और हड्डी बढ़ के वो स्पर जैसा, एक कांटा जैसा बनता है, और वो चुभता है, और चुभने की वजह से पेन होता है। टेकिंग प्लेस इन द मैकेनिकल स्ट्रेचिंग ऑफ टेंडन ओवर द ऑस्टियोफाइट, ऑस्टियोफाइट के ऊपर ये टेंडन की ओवर स्ट्रेचिंग होती है, और उसकी वजह से ये पेन होता है। पेन के कारण आप फिर इसको रिवाइज कर लीजिए कि एक डिस्ट्रक्शन कार्टिलेज भी कारण है पेन का, दूसरा वीकनिंग ऑफ मसल भी कारण है पेन का, हाइपरटोनिक मस्कुलर स्पाज्म भी कारण है पेन का, फिर उसके बाद इसकी जो बर्सा होती है बर्साइटिस, वो भी कारण है, साइनोवाइटिस भी कारण है, थिकनिंग ऑफ इंट्राआर्टिकुलर कैप्सूल ये भी कारण है, सबकॉन्डल बोन डिजनरेशन है ये भी पेन का कारण है। इनमें कोई जरूरी नहीं कि सारी चीजें एक साथ, देयर मे बी वन फैक्टर में बी देयर, टू फैक्टर्स में बी देयर, many more factors, many combined, all these factors may be there। ये डिपेंड करता है उसकी स्टेज पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कैसी स्टेज इसकी हो रही है, क्या क्या इसमें चेंजेस हो रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। एंड ऑल दीज आर द कॉज ऑफ पेन इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, और यू कैन से इन आर्थराइटिस। अब आप देख सकते हैं कि कैसी कैसी स्थिति हो जाती है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसको होता है वही जानता है। ये हम लोगों के अपने केसेस हैं जो हम लोग को देखते हैं। जस्ट यू कैन सी हाउ द सीवियर चेंजेस आर देयर ऑस्टियोआर्थराइटिस और आर्थराइटिस में। ये वाली उंगली और ये वाली उंगली देखिए, ये लिटिल फिंगर है, फिफ्थ टो, फोर्थ टो, थर्ड टो, सेकंड टो कहां चली गई, और ये कैसे इसके अंदर से ये निकल के बाहर आई है, इसको जस्ट यू कैन सी द सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस है। ऐसे ये देख सकते हैं, जस्ट यू कैन सी द सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस एंड पेशेंट इज अनेबल टू मूव। ये तो हाथ और पंजे की स्थिति है, इसके साथ नी जॉइंट की स्थिति और बुरी, ये बिल्कुल ऐसे जैसे गठरी बांध देते हैं किसी चीज की, ऐसी स्थिति थी माता जी की। एंड शी वॉज अनेबल टू मूव, उनको ऐसे उठा के रखते थे, ऐसे आगे पीछे ले जाते हैं। उनमें तो कई पॉइंट करने के बाद पेन का रिस्पॉन्स इट वॉज क्वाइट गुड, और ये धीमे 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 ये उंगलियों में भी सुधार हो जाता है। ये अभी ये अंडर प्रोसेस है ये
मतलब इतनी चीजों को ये सर्जिकल ऑपरेशन से भी ठीक नहीं कर सकते, आप इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ता, कुछ नहीं कर, बट यू कैन हेल्प ए लॉट इन दीज कंडीशन। ये हाथ के, और ये हाथ में ये चेंजेस हो गए और पैर में ये चेंजेस हो गए, इस ढंग के चेंजेस हो जाते हैं आर्थराइटिक लीजन के। नाउ व्हाट आर द रिस्क फैक्टर, किसको होती है किसको नहीं होती, ये भी आपको जानना चाहिए। दीज आर द रिस्क फैक्टर। फर्स्ट, देयर इज फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ भी ये मानिए, देखिए कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, लेकिन फैमिली हिस्ट्री का सीधा जेनेटिक इफेक्ट ना होने के साथ साथ एक तरह का प्रोफेशन, एक तरह की डाइट, एक तरह का रहन सहन, एक तरह की सिचुएशन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, जेनेटिक नहीं होती, लेकिन जैसे टीबी किसी को हो रही है तो हम क्या पूछते हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं। तो टीबी का कोई फैमिली हिस्ट्री से लेना देना नहीं है, लेकिन यदि परिवार के किसी एक सदस्य को टीबी होती है तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर क्वाइट गुड, क्योंकि हमारे कॉन्टेक्ट में रहता है। यदि हमारे परिवार के किसी व्यक्ति को टीबी है तो उससे हमें होने की संभावना होती है। इसी ढंग से पाइल्स के केसेस में हेमरॉइड्स होते ना, मस्से होते, तो उसमें लोग कहते हैं कि जेनेटिक तो नहीं है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि हम पूछते हैं भाई जेनेटिक तो नहीं है, लेकिन आप क्यों कह रहे हैं जेनेटिक? कहते हैं जी हमारे ताऊ जी को थी, हमारे पिताजी को है, हमारे दादाजी को भी थी, हमारे 3 भाइयों को है, हमारे बुआ के लड़के को भी है। पता किया कि उनको क्यों है, कहने लगे सब लोग व्यापार करते हैं, और व्यापार करने के बाद बैठने का काम है, दिन भर बैठे रहते हैं, बैठने के बाद स्टैग्नेशन की वजह से होती है, ड्यू टू प्रेशर, कंटिन्यूस बैठने का काम, गद्दी पे बैठते हैं सारे लोग, तो एक तरह का काम करने वालों को एक तरह की बीमारी हो सकती है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, यदि किसी जगह पे हीरे तराशने का जो काम करते हैं, कभी आपने सुना सूरत में, गुजरात में, और इसमें हीरे तराशने का काम करते हैं, तो 24 घंटे हीरे तराशने का काम करते हैं, तो एक तो उनकी डस्ट अंदर जाती है, दूसरी गर्दन उसको नीचे रख के काम करते, तो ऑलवेज द नेक, परिवार के 5 आदमी हीरे तराशने का काम कर रहे हैं, तो उनको गर्दन की तकलीफ हो सकती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में हो सकती है, नेक में हो सकती है, तो वो उसका कोई जेनेटिक कुछ नहीं है, उसका सेम प्रोफेशन, सेम सर्कमस्टेंसेस, सेम फैमिली सराउंडिंग, सेम एनवायरमेंट, सेम डाइट, इन चीजों का फर्क पड़ता है। इसलिए इसमें भी फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हम कहते हैं कि एक तरह की ये फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, और साथ में एक तरह की सिचुएशंस भी हो सकती है विच आर द कॉज ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस। एंड द इंक्रीजिंग एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे रिस्क फैक्टर बढ़ता चला जाता है। 50 साल से ऊपर के व्यक्ति में ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना तेजी से बढ़ती है, एंड इट इज स्टिल, जैसे हमने पहले भी बताया कि इट इज प्रीडोमिनेंस इन फीमेल, माताओं में ज्यादा होता है। एंड ओवर यूज ऑफ द ज्वाइंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। यदि हम दिन भर डांस कर रहे हैं, डांस करने का किसी का काम है, ज्यादा देर खड़े रहने का काम है, ऊपर नीचे सीढ़ी चढ़ने उतरने का काम है, दौड़ने वाले का काम है, क्रिकेटर्स है, खेलने वाले हैं, उन सबको ओवर यूज ऑफ द ज्वाइंट हो जाता है, तो उससे भी ये रिस्क फैक्टर है। एंड इंजरी टू द ज्वाइंट और द फ्रैक्चर, यदि किसी व्यक्ति को इस जोड़ में पोलिस फ्रैक्चर, इसको हम कहते हैं यहाँ पे, यदि लोअर एंड ऑफ जो रेडियस है वो टूट जाए तो उसको क्या कहते हैं, पोलिस फ्रैक्चर कहते हैं। जिस व्यक्ति को 40 साल की उम्र में पोलिस फ्रैक्चर हुआ तो निश्चित रूप से उसको ये मान के चलिए कि उसको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस 8-10 साल में उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए। कोई भी फ्रैक्चर नियर बाय टू द ज्वाइंट होता है तो उससे जोड़ में ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस होने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये इंजरी टू द ज्वाइंट और द फ्रैक्चर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको समझ लीजिए। एंड नाउ द एक्सेसिव बॉडी वेट, यदि किसी व्यक्ति का 120 किलो वजन है तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना ज्यादा होगी। पूछिए क्यों? इसलिए होगी क्योंकि ये जो घुटने बने कितने वजन के लिए बने, 55 किलो, 60 किलो, 65 किलो के लिए बने, और आपने उस पर कितना वजन रखा हुआ, 120 किलो वजन रखा हुआ, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डैमेज कार्टिलेज। एक्सेसिव बॉडी वेट है, ये भी बहुत खतरनाक है। एंड वीकनिंग ऑफ द मसल, जो मसल्स की वीकनेस हो गई है तो उससे भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। एक विशेष बात हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो तो ज्यादा चलने फिरने से खत्म होती है, तो बढ़ती, और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो कम चलने से बढ़ती है। ठीक, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आप कैसे ठीक कर सकते हैं? ज्यादा चल के, ज्यादा फिर के, ज्यादा एक्सरसाइज करके आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक से चल के, कम चल के, जैसे बहुत चलने वाली स्थिति है तो वैसे नहीं करना है, ज्यादा एक्सेसिव यूज ऑफ जॉइंट नहीं करना है,
उसमें करना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि इट इज एन ओल्ड पर्सन हैविंग द ऑस्टियोआर्थराइटिस इन डिफरेंट जॉइंट, यहां तक कि काइफोसिस है, साइमल्टेनियसली जॉइंट पे, कई जॉइंट पे इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो ओल्डर एज ग्रुप में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद जो हमने कोलिज फ्रैक्चर की बात की थी, जस्ट यू कैन अप्रिशिएट द लाइन ओवर हियर एंड देयर इज फ्रैक्चर ऑफ, ये फ्रैक्चर देख रहे हैं और आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। जो अल्लाह है, अल्लाह की इनर सरफेस कितनी व्हाइट है और इसकी रेडियस की कितनी व्हाइट है, स्क्लेरोसिस हो रही है, और जब ये स्क्लेरोसिस हो रही है तो यही ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ इसको देखें आप, इसमें ये ब्लैक दिखाई दे रहा है ना, और ये क्या है दिखाई दे रहा है, व्हाइट। तो धीमे धीमे ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हो रहे हैं, स्क्लेरोसिस हो रही है। चोट कहां पे लगी है, फ्रैक्चर यहाँ हुआ, उसकी वजह से यहाँ भी ये हुआ, और यही चेंजेस इंफ्लेमेटरी प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द जॉइंट। तो इसका मतलब एनी इंजरी टू नियर टू द जॉइंट may lead to the osteoarthritis. तो osteoarthritis को लीड कर सकती है। And what is the diagnosis? The diagnosis depends on following points. First of all, the clinical signs. What are the clinical signs? Clinical signs are, number one, pain. Joint pain. जब जॉइंट की बात कर रहे हो तो कहां पे पेन होगा, जॉइंट पेन होगा। सेकंड वन इज जॉइंट swelling over the joint. Third one is deformity and fourth one is restricted movement. ये चार क्लिनिकल साइन होते हैं जो बेसिकली होते हैं। इसके अलावा आप इसमें 50 साइन और जोड़ सकते हैं। ठीक, समझ रहे हमारी बात? क्या क्या चीजें होंगी, सूजन होगी, दर्द, क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स सारे इकट्ठे कर लिए हमने। क्लिनिकल सिम्टोमेटोलॉजी की बात हम कर रहे हैं तो क्या होगा, उसमें पेन होगा, स्वेलिंग होगी, डिफॉर्मिटी में भी देयर एंड देयर विल बी लॉस ऑफ फंक्शन, और मोबिलिटी में कम होगा, उसके फंक्शन कम होगा, उसमें मोबिलिटी कम होगी, तो ये हो सकता है। एंड नाउ द क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक एग्जामिनेशन, जस्ट यू कैन कंफर्म द डायग्नोसिस विद द हेल्प ऑफ क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक। उसमें आप छू के देखेंगे, हड्डी को छू के देखेंगे, हड्डी में छूने पे टेंडरनेस मिलेगी, मेनिस्की में यदि दबाएंगे तो उसमें दर्द मिलेगा। जो जॉइंट लाइन होगी देयर विल बी पेन ओवर द जॉइंट लाइन, समटाइम्स देयर मे बी इफ्यूजन, यहाँ पे बल्जिंग होगी तो इफ्यूजन होगा, दिखाई देगा। आप उसको छू के देखेंगे तो उसमें दबाने पे कुछ लगेगा कि इसके अंदर कुछ पानी है, पानी जैसा भरा हुआ या खून इसके अंदर भरा हुआ, तो हीमोआर्थरोसिस हो सकती है या सिंपल इफ्यूजन हो सकता है। तो उसको छुएंगे, आगे पीछे करेंगे तो क्रैक टेस्ट होगी। क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक एग्जामिनेशन में तो यही करते हैं, आप उसके पटेला को देखेंगे, फ्लेक्शन कराएंगे, एक्सट्रूशन कराएंगे। तो क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक एग्जामिनेशन करेंगे तो जस्ट यू कैन कंफर्म द डायग्नोसिस विद द हेल्प ऑफ क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक एग्जामिनेशन। कंप्लीटेड नाउ। एंड थर्ड वन इज रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स का मतलब क्या है, आप एक्सरे करा के देखेंगे तो एक्सरे से पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन सी बीमारी है, क्या बीमारी है। एंड आफ्टर दैट जस्ट यू कैन कंफर्म द डायग्नोसिस विद द हेल्प ऑफ साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या, एफएनएसी कीजिए, उसमें से फ्लूइड लीजिए, फ्लूइड लेकर उसकी जांच कीजिए, और जांच करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एंटीजन, उसमें कौन सी एंटीबॉडीज है, रिमेटेड उसमें क्रिस्टल्स है या क्या, मतलब उसमें पायोआर्थरोसिस तो नहीं है, कफ तो नहीं है, पायोआर्थरोसिस तो नहीं है, एंड बट द रीजन इज यू आर गेटिंग क्लू विद द साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन से भी आप इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। एंड लास्टली द आर्थ्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जो आर्थ्रोस्कोप होता है, छेद करके इसके जोड़ के अंदर डालते हैं और डालने के बाद उसको अंदर कैमरे में देखते हैं, द होल पार्ट इज रेडेंड, लाल हो गई है अंदर की म्यूकोजा जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है। जस्ट यू कैन फाइंड आउट द इरोजन और क्रैकनिंग ऑफ, जो उसमें आपको दिखाई देगी। मेनिस्की आप देख सकते हैं कहां से टियर है, कहां उसमें दबी हुई है, क्रस्ट है, कहां उसमें कोई हीमेटोमा फॉर्मेशन है। एंड दीज आर द आर्थ्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। नाउ द क्लिनिकल सिम्टम्स जो हमने कल अभी बता रहे थे उसको इसमें किया है कि इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस माइल्ड अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, जबकि सीवियर अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस किसमें होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होती है। इसमें कैसी होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, माइल्ड अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होती है एंड पेन दैट वर्सन्स व्हेन विद जॉइंट यूज। यदि पैर को ठीक रखा है तो कुछ नहीं होना, ठीक है। यदि आप पैर को सीधा रखेंगे तो दर्द कम होगा, जरा सा भी चलाएंगे मोड़ेंगे
उठेंगे बैठेंगे चलाएंगे तो सीवियर पेन होगा। जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं जॉइंट का तो देयर इज सीवियर पेन एंड अल्टीमेटली देयर इज लॉस ऑफ जॉइंट फंक्शन। जॉइंट फंक्शन क्या, जॉइंट फंक्शन क्या, पैर पूरा पूरा मुड़ना चाहिए, पूरा खुलना चाहिए, पूरा ये जो फंक्शन है लॉस ऑफ फंक्शन विल बी देयर। एंड द क्लिनिकल साइंस जिसको हम लोग पहले डिस्कस करें वही है लोकल टेंडरनेस हो सकती है, सॉफ्ट टिश्यू इन्फ्लामेशन हो सकता है, जॉइंट क्रैकेजेस हो सकती है, बोनी स्वेलिंग हो सकती है, रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी हो सकती है, हेमरडेंस नोड्स बन जाती है, कभी कभी देखेंगे कि एक गांठे सी बननी होती है। फिर साइंस ऑफ डिजनरेशन, लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज हो सकती है। दीज आर द क्लिनिकल साइंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीजें मिलती है, इनको सिर्फ सब लोग जानते हैं। नाउ व्हाट आर द रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग। एक्सरे देख के आप कैसे पता कर सकते हैं, लोग कहते हैं इसमें गैप कम हो गया, ये लोकल कॉमन टर्म है, इसका तेल खत्म हो गया, इसका ग्रीस खत्म हो गया। मरीज आके के एक्सरे दिखाता है, कहता है जी एक इसका गैप खत्म हो गया, गैप। दूसरे कहते हैं इसके अंदर की ग्रीस खत्म हो गई। तीसरे कहते हैं जी हड्डी बढ़ गई। 3 टर्म है, दीज 3 टर्म्स आर वेरी कॉमन। ठीक है, एक तो गैप खत्म हो गया, गैप बढ़ गया, दूसरा इसका ग्रीस खत्म हो गई, तीसरी हड्डी बढ़ गई। तो तीनों चीजों को साइंटिफिकली तीनों चीजें होती है। तो देयर इज रिड्यूस जॉइंट स्पेस, देयर इज रिडक्शन इन द जॉइंट स्पेस। जॉइंट का स्पेस है वो कम हो जाती है। जो हड्डी बढ़ने की बात है वो ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन की बात है। जो सबको कॉन्डल डेंसिटी है ये एक्सरे में दिखेगी, सब कॉन्डल स्क्लेरोसिस भी दिखाएंगे, बोनिसिस भी दिखाएंगे। एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फ्लेमेशन इज देयर और पेडी आर्टिकुलर स्वेलिंग, आर्टिकुलर जो उसके चारों तरफ सूजन होती है उससे होती है। कंप्लीटेड दिस स्लाइड। Now this you can see there is marked reduction in the joint space. आप इधर देख रहे हैं जॉइंट, इधर तो ये मूव हो रही है। कभी आपने नींबू निचोड़ने वाली मशीन देखी? So in that condition that you can see there is reduced joint space and especially in this condition, in this place, there is marked reduction. And आप देख सकते हैं कि आप ये डिस्टर्बेंस, इसमें डिस्टर्बेंस हो गया कि नहीं, और जैसे हमने आपको बताया ये स्क्लेरोसिस हो रही है स्क्लेरोसिस, ये दिखता है वो अनहेल्दी। देख सकते हैं। अब ये अभी तक तो हमने जॉइंट स्पेस की बात की, अब हम ये बात कर रहे हैं ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन। जस्ट यू कैन सी यहां से लेके यहां तक ये तो कैल्सिफिकेशन ऑफ द लिगामेंट इज देयर। जो लिगामेंट होता है वो भी कैल्सिफाइड होने लगता है एंड द टोटल बोन इंक्रीज लार्ज। ये हड्डी बढ़ गई, तो हड्डी बढ़ने का मतलब क्या, ये दिखेगी आपको जैसे सिंग जैसे निकल गया, कहीं से कोई स्पाइक जैसा निकल रहा है। एंड अल्टीमेटली देयर इज ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन इज देयर। तो ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो गई, ये गैप तो कम हो गया। ये पहली स्लाइड में वो उसमें देखिए वो इसको डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं। इसमें सिंपल ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन कहीं नहीं होता, ये पहले की कंडीशन। जैसे ये एक ऐसा ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ। इस पर आप देख सकते हैं कि जॉइंट स्पेस तो रिड्यूस हुआ ही हुआ है। Simultaneously, just you can see the हड्डी भी बढ़ गई है, तो आप देख सकते हैं कि ऑस्टियोफाइट है। Now it is the lateral view, just you can see. हमने आपको बताया ये लिगामेंट, इसकी भी हार्डनिंग होने लगी एंड टोटल स्पेस इज रिड्यूस, एक दूसरे से टकराने वाली स्थिति है। इज ए लेटरल व्यू। आप ये देख रहे हैं, यहां भी देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। ये टोटल ये जो हड्डी है यहां तक तो आप ये मान के चलिए पेटिला है, पेटिला इससे जुड़ने लगी है और इसके साथ साथ ये ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो रही है, हार्डनिंग ऑफ
जो क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस का टेंडन है उसको भी ये हार्डनिंग होने लगी है, ये कैल्सिफाइड होने लगी। नाउ जो हमने पहले गिनाए हैं के फोटोग्राफ, ये सब हम लोगों के अपने मरीज हैं, किताब के फोटोग्राफ्स नहीं। ये अभी ठीक होने के बाद भी इनके फोटोग्राफ फर्दर उसमें हम लोग लगाते हैं। अभी तो ये बेसिक लेवल कोर्स है, डॉक्टर से इसलिए इस वाले को हम लोग चला दे रहे हैं। कुछ लोग जानना चाहते हैं, कुछ लोगों ने पहले किया हुआ है, इसलिए नहीं तो नए लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये दिखाना इसलिए जरूरी है कि इन चीजों में भी, इतनी खराब स्थिति में भी चिकित्सा से आप रोगी को ठीक कर सकते हैं। तो फॉर्मेशन जस्ट यू कैन सी, आप देख रहे हैं इसमें काले काले निशान दिख रहे हैं, तो ये कि बोन सिस्ट फॉर्मेशन इन ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप जॉइंट, और इसी को हम क्या कहते हैं, ये एवास्कुलर नेक्रोसिस, इसमें खून की सप्लाई खत्म होने से ये हेड खत्म होगा। तो ये एवास्कुलर नेक्रोसिस है। एंड क्या करते हैं, व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं इसकी चिकित्सा के लिए, व्हाट वी डू है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है आज के लिए। एस्प्रिन इज द बेस्ट मेडिसिन। आज भी क्या हम लोग बहुत सारी दवाइयां देते हैं, लेकिन स्टिल एस्प्रिन इज गुड फॉर द आर्थराइटिस और द पेन के लिए। तो सबसे पहले एस्प्रिन जेस्प्रिन हो सकती है, किसी भी रूप में आप एस्प्रिन का यूज करते हैं। एंड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, NSAIDs। तीसरी चीज क्या है, आज भी एलोपैथिक साइंस में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए और इन चीजों के लिए गोल्ड सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम भस्म देते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, इससे किडनी खराब हो जाती है। उनकी फार्माकोलॉजी में लिखा है कि गोल्ड सॉल्ट्स आर इफेक्टिव इन द डिजीजेस ऑफ द नी और द जॉइंट। उसके साथ साथ एंटी मलेरियल ड्रग कुनेन का इस्तेमाल किया जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और इन चीजों में। ठीक, ये फार्माकोलॉजी में लिखा है, इस्तेमाल की जाती है बहुत, जब कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते तो देते। फिर उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते, और अंत में क्या देते हैं, एंटी कैंसरस ड्रग, और मिथोट्रिक्सेट इज द चॉइस ऑफ ड्रग। चॉइस ऑफ ड्रग क्या है, मिथोट्रिक्सेट। तो ये आप देख लीजिए कि एस्प्रिन है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स है, गोल्ड सॉल्ट है, ड्रग्स है, स्टेरॉइड, एंटी कैंसरस ड्रग। तो इनके बाद भी रोगी ठीक हो जाता है? रोगी ठीक बिल्कुल नहीं होता। पहले दवाई खाता है, फिर ये क्रम से खाता है। क्रम से क्या, पहले एस्प्रिन जैसी दवाई पे रखते हैं, उससे ठीक नहीं होता तो फिर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देने शुरू कर देते हैं, वोवेरॉन है जो भी, फिर एसिक्यू देते हैं, फिर गोल्ड सॉल्ट देते हैं, फिर इसके साथ एंटी मलेरियल ड्रग लगाते हैं, फिर मेड्रोल जैसी दवाई देने लगते हैं, फिर उसके अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, फिर कैंसर वाला इंजेक्शन, मिथोट्रिक्सेट का इंजेक्शन देने लगते हैं, फिर चारों पांचों दवाइयां इकट्ठा देने लगते हैं। बट स्टिल रोगी का घुटना तो खराब था ही था, उसके साथ साथ उसका लीवर खराब होने लगता है, उसको डायबिटीज हो जाती है, उसके शरीर में सूजन आ जाती है, उसका ऑटोइम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, उसकी किडनी खराब हो जाती है, उसका लीवर खराब हो जाता है। लेकिन हम लोग फिर भी डटे रहते हैं कि कब तक नहीं मरेगा, देखते हैं एलोपैथिक साइंस। तो हमें क्या करना है इन दीज कंडीशन, जस्ट वी हैव टू ट्राई नहीं करना। मैं आपको कभी भी ये नहीं कह रहा हूं कि मर्म चिकित्सा को ट्राई करें, ट्राई नहीं करना है, मर्म चिकित्सा का प्रयोग करना है। ठीक, आप कभी ये मत कहिए कि मैं ट्राई करूंगा, आप ये कहिए कि मैं इसको मर्म चिकित्सा के द्वारा ठीक करूंगा। ठीक होती है ये चीज, ठीक हो जाती है, 100% ठीक होती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए ये सारी चीजें बताने का उद्देश्य है कि आप इन कंडीशंस में, आप यदि कोई भी हम लोगों के पास क्या मरीज पहले कभी नहीं आता, जब सब जगह से धक्के खा लेता तब हमारे पास आता, तो उस कंडीशन में इमीडिएटली आप उनको बंद नहीं कर सकते। तो आप धीमे धीमे अपने से बंद कर देता है कि जी मैंने, आपने एक दवाई कही थी, मैंने आज 2 बंद कर दी, आज मुझे दर्द की दवाई की जरूरत नहीं, अब हफ्ते में खाता था वो मैंने नहीं खाई। मरीज, हमारे इंडिया का मरीज बहुत समझदार है, क्योंकि उसके पास पूरी बैकग्राउंड है वैदिक मेडिकल साइंसेज की, आयुर्वेद की और इन चीजों की। वो दवाइयों पे विश्वास नहीं करता। वो तो हमारे डॉक्टर हैं जो जबरदस्ती उसको कहते हैं नहीं खाएगा तो तू तो मरेगा ही मरेगा, हम भी मरेंगे। क्यों, तू कैसे मरेगा, उसे तो बीमारी से डराते कि तू मर जाएगा, और नहीं खाएगा तो हम मर जाएंगे क्योंकि हमारी रोजी रोटी नहीं चलेगी। ठीक है, इसलिए दवाई खिलाते, अन्यथा इतनी औषधियों की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक, तो डॉक्टर भी ना मरे और मरीज भी ना मरे, इसलिए
मर्म चिकित्सा करनी है। क्या करनी है? मर्म चिकित्सा। नहीं नहीं, आप भी, हम भी डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन ये अप्रोच हम लोगों की होनी चाहिए। भाई वो चीज जो हम अपने माता पिता के लिए नहीं कर सकते, वो हमें दूसरे के लिए भी नहीं करनी। जो मैं अपने बच्चे को जो दवाई नहीं दे, वो मैं दूसरे बच्चे को भी ना दूं। जो प्रोसेस, जो चीज में बहुत सारी मेडिसिन को हम लोग ट्रायल दूसरे पे करते हैं, अपने ना, हम अपने पे नहीं करते, दूसरे पे क्यों करते? तो गलत अपनाएंगे। तो ऐसी चीजें जो हम अपने लिए नहीं चाहते, वो दूसरों के लिए भी ना करें। उसी भावना से ही हम लोग मर्म चिकित्सा करते कराते हैं। इसके बाद फिर एक चीज और होती है चिकित्सा में आजकल, बहुत बढ़िया होने लगी। एक काउंसलर रखे हुए, हर बड़े अस्पताल वाले ने काउंसलर रखे हुए, ठीक, एक बड़ा दूसरा धंधा चालू कर रखा। अब जब वो इस कैंसर की दवाई खा के दर्द से ऐसे लंगड़ाते हुए, हाथ में डंडी लेते हुए, वॉकर लेते हुए वो जाता है, तो उसको फिर कहते भाई मेरे मस्तिष्क से नहीं है। जब जो कुछ हो सकता था मैंने इससे निकाल लिया, गन्ने का रस मैंने निकाल लिया, अब जो खोई बची है उसकी मैं खाद बनवा लूं या उसकी राख बनवा लूं, उसको भी नहीं छोड़ूंगा, उसको जाने नहीं दूंगा कि खोई के रूप में चला जाए, उसको मैं अपने काउंसलर पे भेज देता हूं। अब काउंसलर क्या कहता है? देखिए ये ऐसी बीमारी है, वो भूमिका बनाता है बहुत बड़ी कि आपको तो ऐसी बीमारी है कि ठीक नहीं होती, फिर ये सारी चीजें। अब आपको क्या करना है? अपनी गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है उसको नीचा करा लीजिए, घर की सीढ़ियों को हटा लीजिए, अपने टट्टी के लिए कोई बड़ा ऊपर बैठने के वेस्टर्न स्टाइल का वो ले लीजिए, अपने जो कॉम्ब करते हैं कॉम्ब का छोटा कॉम्ब से नहीं, लंबे कॉम्ब के हैंडल से कॉम्ब कीजिए। पीठ खुजाने के लिए आप एक हमारे पास ये रखा है पीठ खुजाने वाला, वो ले लीजिए। वो अब आपको नई नई बातें बताता। फिर आपको 4 तरह की एक ट्राई साइकिल देता घर पे बैठने के लिए। घर पे आप इस वाली ट्राई, 40,000 रुपए की है, इसमें आप यहाँ से रिमोट से टीवी भी चला सकते हैं, ये रोबोटिक है, इसको आप ऐसे करके चलाओ, बाहर निकलेंगे तो चीज देगा। तो वो काउंसलर आपका काम करेगा, वो वहां से भी आपको छोड़ेंगे नहीं, तुरंत नहीं छोड़ेंगे, काउंसलिंग कराएंगे। और काउंसलिंग, टोटल काउंसलिंग इज देयर। आपसे कहा जाएगा भी खटिया पे ही मरे थे, आप खटिया पे सो रहे हो, आप भी बता के जाता है, तो ठीक नहीं हो सकती है, हमेशा यही कहेगा। डॉक्टर क्या कहेगा? देखिए ये घुटना खराब हो गया, इसको बदलवा लो, फिर अगले दिन कहेगा दूसरा वाला बदलवा लो। साइकिल की साइकिल समझ लिए, आज इसको बदलवा लो, कल इसको बदल। ये कितने लोगों को वो मोटिवेट कर सकता है कि आपके अस्पताल में दोबारा से जा सके। मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा तो सर्जरी, वो सब काउंसलर का काम। नेगेटिव, टोटल नेगेटिव फीडबैक। अब इसके बाद फिर कहता है, जब उससे भी थक जाता है, कहता है आप गर्म पानी से, नमक पानी से सिकाई कीजिए, लोकल फर्मेंटेशन एंड सपोर्टिव। अब इन्होंने एक और चालाकी की अस्पताल वालों ने, एक आयुर्वेद का छोटा सा क्लिनिक अपने अस्पताल में खोल लिया, ठीक। जी में से सरकार दे देते हैं, जब वो देखते हैं यार अब तो इस पे कुछ रहा नहीं, ये रोज दुखी करता है, हर तीसरे दिन आ जाता है, मैं तो मर गया, चुपके से सरकार देते हैं रिफर टू आयुर्वेदा क्लिनिक, पंचकर्म करा लो, ये करा लो, वो करा लो, एंड अल्टीमेटली दे आर सपोर्टिव ट्रीटमेंट। ये भी उनकी चाल है, आयुर्वेद की उनको जरूरत नहीं है, वो तो अपनी बला दूसरे के सिर टालने के लिए वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट एंड अल्टीमेटली रिहेबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट। रिहेबिलिटेशन की बात मैंने आपको की कि घर ऊपर रहते हो तो नीचे रहने लगो, भाई मेरा फ्लैट ऊपर वाली मंजिल पे है, भाई ऐसा कीजिए ऊपर वाले को भेज दीजिए, वो भी मैं बिकवा दूंगा डॉक्टर, अब वो भी हो गए। वो कहते ऊपर वाले फ्लैट को मैं लिखवा दूंगा, आप नीचे वाला, ऊपर का 30 कोई दे देगा, नीचे एक 50 लाख का है वो आप ले लो, 20 उसमें भी कमा लिया उसने, ठीक है। अब आप चढ़ नहीं सकते तो क्या करना है, आपको नीचे वाले फ्लैट में रहना। तो वो आपको काम करा रहा है रिहेबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट, सब रिफूलिंग टेक्निक ऊपर से लेके नीचे तक, टोटल रिफूलिंग टेक्निक। तो रिहेबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज तक मैंने कोई रिहेबिलिटेट होते देखा नहीं, कोई भी नहीं, कोई मरीज मैंने रिहेबिलिटेट साइंस से, तो आप देख लीजिए कि ये रिहेबिलिटेशन होता है, इसको आप सीख लीजिए ट्रिक कैसे रिहेबिलिटेट करते हैं। फिर आर्थराइटिस नीड ए वेल बैलेंस्ड डाइट, फिर एक डाइटिशियन इनके पास होता है, फिर वो उससे कहते हैं कि हर महीने आपको ब्लड बायोकेमिस्ट्री करानी, सारे टेस्ट कराने। अभी आयरन बढ़ गया तो कॉपर घट गया, और उसके पास 10, 20, 25 तरह के मल्टीनेशनल कंपनी के फूड प्रोडक्ट होते हैं। अब जोड़ के लिए ग्लूकोसामिन खानी है, इसके साथ भी मिलके आई है, तो अब इसके साथ इसमें कुछ और हम लोगों ने एसेंशियल एमिनो एसिड मिलके अमेरिका से सीधे आई है, उसमें भी खानी, क्योंकि उसमें उनका कमीशन है। 4,000 रुपए का डब्बा है,
₹4 की दवाई नहीं है, बाकी उसी से तो सारा चल रहा है धंधा। तो ये फिर उसके बाद आप वेल बैलेंस डाइट की तरफ आओ। अरे पहले ही कह दो कि वेल बैलेंस डाइट खाओ, पहले ही। जब आपने क्यों नहीं कहा कि वेल बैलेंस डाइट खाओ? जो 4 साल 5 साल पहले कह देते तो ठीक हो जाता। एंड पर ओवर ईटिंग नहीं करनी है, अब उसका खाना भी बंद कीजिए। भाई ओवर ईटिंग ठीक नहीं है। अब उससे कहे कि तो हम तो ठीक कर लेते, आपका वजन ज्यादा। वो कहता मैं वजन कैसे करूं, अब मेरे तो आपने घुटने ट्राई कर दिए, मैं चल फिर नहीं सकता। फिर कहते थायराइड का चेक कराओ, अब थायराइड की गोली खाओ, फिर इधर उधर करो। नहीं देते किसी को। वो सोचते मेरा फायदा नहीं तो मेरे किसी भाई का फायदा हो जाए, अस्पताल का फायदा हो जाए, होना चाहिए। और मरीज कहीं ना कहीं वकील और डॉक्टर के चक्कर में रहना चाहिए। और ये फूड नेसेसरी, ये कहिए कि भी ओवरवेट से हो रहा, और ये सारी की सारी चीजें आप मर्द चिकित्सा के लिए करते हैं। अब देखिए एक चीज और है, एक एक्यूट केसेस can become unbearable, mobility is severely affected, joint replacement surgery is advised. अटल बिहारी वाजपेयी जी आज तक चल नहीं पाए, सबसे पहला नी रिप्लेसमेंट हमारे यहां डॉक्टर रानावत जी के द्वारा। आज तक उसके बाद यदि थोड़ा उसके बाद हो सकता है 4-6 साल और नेता प्रतिपक्ष रह सकते थे, जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद दवाइयां देने के बाद वो ऐसे बैठे। Today replacement specialty of the knee and hip are very common. सबसे बढ़िया ब्रेड एंड बटर का साधन है। नी रिप्लेसमेंट करा लो, हिप बदलवा लो। कभी ये भी आएगा जब ऑर्थोपेडिक सर्जन ज्यादा होंगे तो सब वो अपना ओटी का कंधे में लाएंगे, नी बदलवा लो, घुटना बदलो, होने जा रहा है। आज प्लान आप रोज अखबार में देखते हैं, इस हॉस्पिटल द्वारा प्लान चल रहा है कि भाई घुटना बदलवाएंगे तो इस कमरे का फ्री। ये प्लान है। तो रिप्लेसमेंट जो है स्पेशली नी जॉइंट के वेरी कॉमन है। एंड टू रिस्टोर द मोबिलिटी एंड रिड्यूस पेन, इसको करने के लिए इम्प्लांटेड जो जॉइंट है यूज केयरफुली। फिर उसको कहते हैं भाई इसको बहुत केयरफुली करना। जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद सर्जन क्या कहता है जानते हैं? नहीं, आपको वेस्टर्न स्टाइल का कमोड यूज करना। अरे मैंने बड़ी मुश्किल से तो 1.5 लाख रुपए खर्च करके 2 लाख रुपए करके घुटना बदलना, मैं टट्टी कहां से बदलवाऊंगा भाई? मुझे 1.5 लाख रुपए और चाहिए, बाथरूम से चाहिए। तो उसको क्या कहते हैं कि अब आपको क्या करना है? फिर ये भी कहते हैं कि ठीक है हम उसको कहते हैं कि हमारा जानने वाला आपके बनवा देंगे। ठीक, तो ये इंटरलिंक्ड है ना सारी चीजें। तो क्या करना है? इस केयरफुली यूज करना। एंड इट वर्क ओनली फॉर द 1 decade और 2 decade। 10 साल या 20 साल कहते हैं, लेकिन 10 साल चलते नहीं घुटने। तो 10 साल में यदि किसी 40 वर्ष के व्यक्ति का आप प्रत्यारोपण कर ले, 50 साल में फिर बदलवाए, 60 में फिर बदलवाए, 70 में फिर बदलवाए, और गलती से कहीं उसकी उम्र ज्यादा हो गई तो उसकी तो तबाही है। फिर 5-10 बार कौन घुटने बदलवाएगा आपने? तो ये सारी चीजें आप किससे रोक सकते हैं? मर्म चिकित्सा। एंड इन एडिशन टू मेडिकेशन, रेगुलर एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट टू कीप जॉइंट फ्लेक्सिबल। उसके बाद क्या कहा जाता है कि आधा घंटे आपको एक्सरसाइज करनी। वो कहता मैं सुबह नौकरी भी छूट गई इस चक्कर में, घुटने बदलवाए, सोचता था नौकरी करूंगा, अब आपने क्या रखा है दिन में 3 बार इसकी एक्सरसाइज करनी है, कर दे। तो जॉइंट एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट टू कीप जॉइंट फ्लेक्सिबल, बेट एंड प्रिजर्व मसल स्ट्रेंथ। जब भी जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है तो ऑलवेज देयर इज मस्कुलर वीकनिंग, मसल वीक हो जाती है। तो मसल वीक हो जाती है, उसके लिए क्या करना? फिजियोथेरेपी वाले, फिर वो फिजियोथेरेपी रोज आप जाइए, फिजियोथेरेपी कराइए। एंड प्रिजर्व मसल स्ट्रेंथ एंड प्रिवेंट फर्दर डिटोरेशन, फिर दोबारा खराब ना हो उसका भी इंतजाम करना है। फिर उसके बाद आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, ये तो रिप्लेसमेंट सर्जरी है। अब आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी क्या कहते हैं? आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी से क्या होता है? सिंपल इट स्मूथेन्स द रफ एरिया नी एंड द नी जॉइंट, बट इट इज नॉट ए क्यूर। 2 तरह की सर्जरी, एक तो रिप्लेसमेंट और एक आर्थ्रोस्कोपिक। तो आर्थ्रोस्कोपिक से वो क्या करते हैं? अंदर की रफ सर्फेस को हटा लेते हैं। तो उससे ये चीजें ठीक हो सकती है या संभावना है, वो देख सकते हैं। अब व्हाट इज द आइडियल अप्रोच? व्हाट इज द आइडियल अप्रोच टू अवॉइड ऑस्टियोआर्थराइटिस? यदि हम पहले से ही ये चीजें करने लगे तो हम ज्वाइंट को खराब होने से बचा सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? जस्ट वी हैव टू रिड्यूस
ज्वाइंट स्ट्रेस। ज्वाइंट स्ट्रेस का मतलब क्या? 40 साल तक आपने डांस सिखा रहे थे, 40 के बाद उसको छोड़ दीजिए कि अब नहीं सिखाना। 40 साल तक कोई भाग दौड़ का काम था, अब आप ये कहिए कि भाई मैं भाग दौड़ नहीं कर सकता, मुझे ऑफिस का काम दे दीजिए। आप अपने बिजनेस में खूब घूमते, उसके बाद अपने बेटे को या किसी और को दौड़ाना शुरू कीजिए, अपने रुक जाइए। ये सारी चीजें क्या है? रिडक्शन इन द जॉब। हम लोग जब तक लेक्चर रीडर होते हैं तब तक खड़े होकर पढ़ाते हैं, और जैसे प्रोफेसर हो जाते हैं तो बैठ के पढ़ाने लगते हैं। ठीक, पढ़ाना चाहिए, नहीं तो उसका जोड़ खराब हो जाएगा, है ना। तो टीचर के लिए भी है कि लेक्चर रीडर को कैसे पढ़ाए? खड़े होकर पढ़ाए। जब प्रोफेसर हो जाए तो कुर्सी में बैठ के पढ़ाए। वो भी आपको जस्ट यू हैव टू टेक कंसिडरेशन अबाउट द रिडक्शन इन द ज्वाइंट स्ट्रेस। फिर क्या है? आपको जस्ट यू हैव टू मेंटेन द आइडियल बॉडी वेट। अपना वजन आपको क्या करना? ठीक रखना। कितना रखना चाहिए? 60, 65, 70 हाइट के हिसाब से, ओवरवेट नहीं होने देना। तो जस्ट यू हैव टू मेंटेन आइडियल बॉडी वेट एंड रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, चलना फिरना घूमना, इसको आपको करना। और जो आइडियल बैलेंस डाइट है, हमने कौन सी आइडियल बैलेंस डाइट बताई आपको? जो 6 रस युक्त है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंड नहीं है। अपने अपने डाइट लीजिए। एंड प्रमोशन ऑफ द कार्टिलेज रिपेयर। कार्टिलेज की रिपेयर को प्रमोट हम कैसे कर सकते हैं? चाहे वो मर्म के द्वारा कर सकते हैं, चाहे प्राणायाम के द्वारा कर सकते हैं, चाहे आसनों के द्वारा कर सकते हैं, चाहे किसी फूड सप्लीमेंट के द्वारा कर सकते हैं, चाहे किसी क्या कहते हैं ग्लूकोसामिन के द्वारा कर सकते हैं, चाहे हल्दी के द्वारा कर सकते हैं। एंड वी हैव टू प्रमोट द कार्टिलेज रिपेयर। एंड इसमें व्हाट मर्मा थेरेपी ऑफर? मर्मा थेरेपी क्या ऑफर करती है? अब सुनने वाली बात है, अब तक तो मजाक वाली बात थी, कुछ नहीं। अब सुनने वाली बात। इट प्रोवाइड इंस्टेंट एंड रिलीफ, पहली सिटिंग से फायदा। कल माता जी आई थी, वो टाइम्स ऑफ इंडिया से आई थी, उनकी माता जी आई थी, पहली सिटिंग से दर्द कम हो जाए तो फायदा। हमने एक गोली खाई तो गोली खाने के बाद कितनी देर बाद फायदा होगा? आधा 1-2 घंटे बाद फायदा होगा। उसका असर कितनी देर तक रहेगा? 6 घंटे तक रहेगा। 6 घंटे के बाद जब इसका असर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? फिर दोबारा गोली खानी पड़ेगी, फिर पेन हो जाएगा। इन दोज कंडीशन is unable to do himself, अंशमर्मा। फ्रोजन शोल्डर में मरीज अपने से नहीं कर सकता। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू डू सेल्फ मर्मा फॉर अंशमर्मा। So you have to measure it, and after that just you can give pressure to with the help of thumb. अंगूठे से ऐसे नहीं करना, कोचना नहीं, क्योंकि ये सर्वाइकल प्लेक्सस है। द टोटल सर्वाइकल नर्व्स आर कमिंग थ्रू दिस रूट एंड अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू एक्सिला, एक्सिला से एक्सिलरी होके और एक्सिलरी से फिर दे आर डिवाइडिंग इनटू 3, अल्लर, रेडियल और मीडियन, और फिर यहां से जाके प्लेक्सस बनता है एंड इट इज कमिंग टू द फैलेंजेस। तो उस सारी की सारी नर्व्स को, ब्लड वेसल्स को डैमेज ना हो जाए तो उससे क्या करना? बिल्कुल धीमे धीमे करना। समटाइम्स आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ वजन, एक व्यक्ति हम लोगों के पास सिर्फ ऐसा आया जो कोई कंधे पे कोई वजन ले जा रहा था। कंधे पे वजन ले जाते कोई तेजी से उसका एक हिस्सा यहाँ पे पड़ा और डंडे से पड़ने के बाद जो टोटल पैराप्लेजिया, इससे नीचे का हिस्सा सारा नॉन फंक्शनिंग हो गया। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ। इस पॉइंट के लिए हमेशा बहुत केयरफुल रहना। केयरफुल क्या रहना कि जस्ट यू हैव टू सजेस्ट पेशेंट टू डू हिमसेल्फ। मरीज को सजेस्ट कीजिए कि ये अपने से कर सके, और यदि आपको करना भी है तो डोंट डू विद द